आप सभी का एनडीए मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। आज हम यहाँ पर भारतीय भूगोल के भाग 4 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम भारत की समुद्री सीमा को जानेंगे कि भारत को समुद्र में कहाँ तक अधिकार दिए गए हैं, भारत की वास्तविक रूप से समुद्री सीमा क्या है, इसका निर्धारण किस कन्वेंशन के द्वारा किया गया और जो भी इस पे महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो अपने भारतीय भूगोल के अध्याय 4 को प्रारंभ करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे भारत की समुद्री सीमा में हम सबसे पहले ये 3 डिफिनीशन पढ़ेंगे जिनकी हमारे अध्याय में जरूरत पड़ेगी। इन्हें हम मैप के माध्यम से भी समझेंगे। यहाँ पे पहली डिफिनीशन है, दो द्वीपों के बीच सक्रिय समुद्र को चैनल कहते हैं। यानी कोई भी दो द्वीप स्थित हैं और उनके बीच समुद्र बह रहा है तो इसे हम चैनल कहते हैं। इन्हें अभी हम मैप के माध्यम से विस्तृत रूप से समझेंगे। हमारी सेकंड डिफिनीशन है, तीन ओर भूमि से घिरे समुद्र को खाड़ी कहते हैं। यानी कोई भी भूमि है जो समुद्र से तीन ओर से घिरी है उसे हम खाड़ी कहते हैं। और सकरी जलीय रेखा जो बड़े जल राशि को जोड़ती है उसे हम जल संधि कहते हैं। तो इसे अभी हम मैप के माध्यम से समझेंगे। तो हम अभी ये जानते हैं कि भारत की समुद्री सीमा जो है उसका निर्धारण किस कन्वेंशन के द्वारा किया गया। भारत की समुद्री सीमा का निर्धारण समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि 1982, यानी भारत की ही नहीं बल्कि जिनके पास समुद्री सीमा है, यानी जिन देशों के पास समुद्री सीमा है उनकी समुद्री सीमा निर्धारण के लिए 1982 में समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि लाई गई, जिसके तहत सभी देशों की समुद्री सीमा का निर्धारण किया गया। इसे हम इंग्लिश में उनक्लोज कहते हैं। उनक्लोज का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। सभी देशों की या जिनके पास समुद्री सीमा है उनकी समुद्री सीमा निर्धारण के लिए समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि कानून लाया गया 1982 में। तो इसके तहत जो भारत की समुद्री सीमा है ये 3 समुद्री सीमा निर्धारित की गई। अब इन्हें हम मैप के माध्यम से समझते हैं। उससे पहले हम ये जो डिफिनीशन है इन्हें हम मैप पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमने डिफिनीशन पढ़ी थी पिछली स्लाइड पे उसकी मैप में वास्तविक स्थिति क्या है और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं उसे हम देखेंगे। उसके बाद भारत की समुद्री सीमा पर विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे पहली डिफिनेशन हमारी है, दो द्वीपों के बीच सक्रिय समुद्र को चैनल कहते हैं। अब इसकी मानचित्र में कहाँ पे वास्तविक स्थिति है, ये एग्जाम्पल कौन सा है उसे हम समझेंगे। यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसका ऊपर वाला भाग है अंडमान और ये है निकोबार। इसके बीच में जो है ये वाला भाग ये यहाँ पे समुद्र स्थित है। तो अंडमान और निकोबार, ये है अंडमान ये है निकोबार। तो इसके बीच ये जो समुद्र बहता है समुद्र स्थित है इसे हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल, यानी इसे हम चैनल कहते हैं और इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। यहाँ से जो हमारी पहली डिफिनेशन थी, दो द्वीपों के बीच सक्रिय समुद्र को चैनल कहते हैं, तो इसे हमने मानचित्र के माध्यम से समझ लिया और इसका एग्जाम्पल भी समझ लिया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, तो अंडमान और निकोबार के बीच जो सकरा समुद्र है उसे हम चैनल कहते हैं और इसे 10 डिग्री चैनल का नाम दिया गया है। यहाँ पे दूसरी डिफिनेशन है
तीन ओर भूमि से घिरे समुद्र को खाड़ी कहते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे लिखा हुआ है तीन ओर भूमि से घिरे। इसे हमें याद रखना है कि भूमि से घिरा कह रहा है, ना कि जल से घिरा हुआ। क्योंकि जो तीन ओर समुद्र से घिरा भूखंड होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, लेकिन जब तीन ओर भूमि से घिरा समुद्र होता है उसे हम खाड़ी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है ये वाला भाग जो है गुजरात के पास, ये तीन ओर, ये जो समुद्र है ये वाला समुद्र, ये देखें तो तीन ओर समुद्र भूमि से घिरा हुआ है। इधर भी भूमि से घिरा है और यहाँ पर ऊपर से भी और इस साइड से भी, यानी पूर्व से, पश्चिम से और उत्तर से, तीन ओर से ये भाग घिरा हुआ है। तो इसे हम क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। और यहाँ पे एक है खंभात, तो इसके नाम पे इसे कब बोला जाता है? खंभात की खाड़ी। यानी ये जो खंभात की खाड़ी है ये भूमि से तीन ओर से घिरी हुई है। इधर पूर्व से भी घिरी हुई है और इधर क्या है? उत्तर, उत्तर से भी घिरा हुआ है और पश्चिम से भी घिरा हुआ समुद्र है, इसलिए इसे हम खाड़ी कहते हैं। कि कोई भी तीन ओर भूमि से घिरा समुद्र होता है तो उसे हम खाड़ी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है खंभात की खाड़ी। एक और एग्जाम्पल है, ये भाग देखें तो ये भी तीन ओर से घिरा हुआ है, यानी यहाँ पे जो समुद्र स्थित है ये भी तीन ओर भूमि से घिरा है, तो इसका नाम है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। तो यहाँ से दूसरी डिफिनीशन जो हमारी थी, तीन ओर भूमि से घिरे समुद्र को खाड़ी कहते हैं, तो यहाँ से ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से जो पहली डिफिनीशन थी वो, उसका एग्जाम्पल ये है। अब हमारा आखिरी जो डिफिनीशन था वो है सकरी जलीय रेखा, जो बड़े जल राशि को जोड़ती है उससे जल संधि कहते हैं। तो इसे हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे है ये बे ऑफ बंगाल, ये पूरी बे ऑफ बंगाल है, ये बड़ा सा भाग जो है ये पूरा बे ऑफ बंगाल है। और यहाँ पे है अरब सागर, ये लिखा हुआ है अरेबियन सी, यानी ये भाग अरब सागर है। तो इसे अगर हम देखें, यहाँ पे ये रेखा जो है इधर बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, यानी ये जो सकरा समुद्र है भारत और श्रीलंका के बीच, ये भारत और श्रीलंका के बीच जो सकरा समुद्र है ये इधर अरब सागर को जोड़ती है और इधर बंगाल की खाड़ी को। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सकरी जलीय रेखा जो बड़े जल राशि को जोड़ती है, यानी इधर भी एक बड़ा जल राशि का क्षेत्र है और इधर भी बड़ा जल राशि का क्षेत्र है, और ये एक सकरी जलीय रेखा है जो बड़े जल राशि को जोड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? जल संधि। तो इसका नाम रखा गया है पाक जल संधि। यहाँ पे क्या इसका नाम है? पाक जल संधि। यहाँ से जो हमारी तीसरी डिफिनेशन थी, सकरी जलीय रेखा जो बड़े जल राशि को जोड़ती है उसे जल संधि कहते हैं। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाली जलीय रेखा को पाक जल संधि कहते हैं। तो पाक जल संधि किस किस के बीच है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है पाक शब्द से, तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और इधर पश्चिम है, तो पश्चिम में अरब सागर को जोड़ती है। यहाँ से हमने तीनों डिफिनेशन को विस्तृत रूप में पढ़ लिया है। अब अपने भारत की समुद्री सीमा को जानेंगे। तो यहाँ से समुद्री सीमा जानने के लिए थोड़ी सी मैप के बारे में जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ये हमारा भारत की समुद्री सीमा वाला क्षेत्र है, ये जो है समुद्री तट है, तो इसे हम यहाँ पे ड्रा करेंगे छोटा सा। ये हमारा ये जो भूखंड है समुद्री तट वाला, ये वाला हमने यहाँ पे ड्रा किया है। यहाँ पे ये हमारा समुद्री तट है। तो यहाँ पे
ये अगर समुद्री तट को देखें हम तो ये काफी कटा फटा जैसा है, क्योंकि ये सीधी रेखा नहीं है। यहाँ पे दिखाना थोड़ा जटिल है, इसीलिए हमने इसे अलग से बना लिया। तो ये जो कटा फटा सा क्षेत्र है, तो समुद्री सीमा का निर्धारण यहाँ से नहीं किया गया है, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो समुद्र तो एक समतल रूप में होता है, तो वहां पे इस प्रकार की रेखा नहीं बनाई जा सकती। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे लाइन ड्रा कर ली है, यानी एक रेखा खींच ली इन सभी कटे फटे क्षेत्रों को मिलाते हुए एक, और इस रेखा को हम क्या कहते हैं, आधार रेखा। यानी अब कोई भी समुद्री सीमा ली जाएगी वो इसी आधार रेखा से ली जाएगी। यहीं पे ये लिखा हुआ है, टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली रेखा को आधार रेखा, व तट और आधार रेखा के बीच जल को आंतरिक जल कहते हैं। यानी जो कटे फटे तट है इनको मिलाने वाली रेखा को आधार रेखा, वो इनके बीच जो यहाँ पे ये जो गैप आ गया है, यहाँ पे जल भरा हुआ है, तो इस जल को हम क्या कहते हैं, आंतरिक जल कहते हैं। इसे जान लेना थोड़ा सा जरूरी होता है, क्योंकि डिफिनीशन कभी कभी आ जाते हैं जो चार तथ्य दे देगा और उसमें हमें ढूंढ के बताना होता है, तो वहां पे इस प्रकार की डिफिनीशन आ जाती है। तो टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली रेखा को आधार रेखा, व तट और आधार रेखा के बीच ये जो जल स्थित होता है यहाँ पे, उसे हम आंतरिक जल कहते हैं। यहाँ से हम जो उनक्लोज यानी क्या हुआ था, जो समझौता हुआ था 1982 में, कब हुआ था ये उनक्लोज समझौता, 1982 में जो हुआ था, इसके तहत भारत की 3 समुद्री सीमा निर्धारित की गई है, और इनकी जो तीनों समुद्री सीमाओं की जो दूरी ली जाएगी वो आधार रेखा से ली जाएगी। आधार रेखा कौन सी है, जो टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली रेखा है, उसे आधार रेखा कहते हैं। यहाँ से जो 3 समुद्री सीमाएं निर्धारित की गई हैं, उसमें पहली सीमा है प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 समुद्री मील तक संपूर्ण अधिकार है, जितने भारत की भूमि पर है। तो इसका मैप से हम अध्ययन करेंगे, उसके लिए हमें इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। इसे आप मैप बनाकर नोट कर लेंगे अच्छे से, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हमारी आधार रेखा मान लेते हैं पहले तो। ये हमारी आधार रेखा हो गई। क्या कह रहा है इसमें, 12 समुद्री मील तक, यानी आधार रेखा से, यहाँ से आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक, ये है हमारी दूरी, 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील तक क्या है, प्रादेशिक समुद्री सीमा, यानी 12 समुद्री मील तक भारत को उतने ही अधिकार प्राप्त हैं जितने भारत की भूमि पर। कभी भी क्वेश्चन आता है कि 12 समुद्री मील तक भारत को कितने अधिकार दिए गए हैं, तो 12 समुद्री मील तक भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है जितने भारत को भारत की भूमि पर प्राप्त है। तो एक समुद्री मील कितना होता है, समुद्री मील को हम नॉटिकल मील भी कहते हैं। तो एक समुद्री मील 1.8 मील के बराबर होता है, यानी समुद्री मील और जो हमारा ये मील होता है एक मील, उसमें डिफरेंस होता है। एक समुद्री या नॉटिकल मील में 1.8 मील होते हैं। ये थी हमारी पहली प्रादेशिक समुद्री सीमा। अब जो दूसरी समुद्री सीमा निर्धारित की गई है उसे हम कहते हैं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। तो ये जो है आधार रेखा से, ये भी दूरी कहाँ से ली जाएगी, इसी आधार रेखा से ली जाएगी, क्योंकि सभी दूरियां आधार रेखा से ही ली जाएंगी। ये जो हमारी है आधार रेखा से ली जाएगी, ये 24 समुद्री मील तक, यहाँ पे 24 समुद्री मील। तो जो अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र है, ये आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक विस्तृत है। इसमें भारत को 3 तरीके के अधिकार दिए गए हैं, यानी अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र में भारत को 3 तरीके के अधिकार दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं, साफ सफाई का अधिकार,
और भारत यहाँ पे जाकर सीमा शुल्क का अधिकार कर सकता है। यानी कोई भी विदेशी जहाज अगर 24 नॉटिकल मील या समुद्री मील के अंदर आता है तो उससे वो सीमा शुल्क वसूल कर सकता है। और तीसरा अधिकार है वित्तीय अधिकार। तो अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील तक विस्तृत है। इसके अंतर्गत ये 3 अधिकार दिए गए हैं। अब जो तीसरी समुद्री सीमा निर्धारित की गई है उसे हम समझ लेते हैं। उनक्लोज के तहत जो भारत की तीसरी समुद्री सीमा निर्धारित की गई है वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है यह भारत की तीसरी समुद्री सीमा जो है ये 200 समुद्री मील तक विस्तृत है। यानी आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक। यहाँ पे हम आधार रेखा मान लेते हैं कि ये हमारी यहाँ पे ये आधार रेखा है और 200 समुद्री मील तक 200 समुद्री मील 200 समुद्री मील तक जो भारत की तीसरी समुद्री सीमा है उसे हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर भारत को 3 तरीके के अधिकार दिए गए हैं। नए द्वीपों का निर्माण करना, यानी भारत यहाँ पे 200 समुद्री मील तक भविष्य में कभी भी नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। संसाधनों का दोहन करने का अधिकार, यानी समुद्र के अंदर जो भी संसाधन उपस्थित है उनका दोहन कर सकता है। जैसे कोयला हुआ, डीजल, पेट्रोल और जो भी संसाधन है उनका दोहन कर सकता है। और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे परमाणु परीक्षण करने का अधिकार, जो भी परमाणु परीक्षण या कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान है वो भारत 200 समुद्री मील तक जाकर कर सकता है। ये था हमारा भारतीय भूगोल का भाग 4। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।